हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग कर रहे होंगे। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। हाँ जी बिल्कुल, सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे जिससे कि हम अपने सेक्शन को स्टार्ट कर सकें। सब लोग जल्दी लाइव आ जाएंगे। हाँ जी, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे जी। गुड इवनिंग शिवानी। आई एम न्यू स्टूडेंट मैम फ्रॉम। ओके, वेलकम प्रिंस। हाँ, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ आगे चलेंगे क्योंकि काफ़ी जल्दी हमें सारे अपने क्वेश्चंस खत्म करने हैं क्योंकि हाँ जी। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में जिनकी होती है वो बच्चे कैसे होते हैं? सामान्य बुद्धि होते हैं, है जी, प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली बुद्धि। बताएंगे वो वाले बच्चे कैसे होते हैं जो आपके 90 से 110 के बीच में होते हैं। 90 से 110 में जिनकी बुद्धि लब्धि होती है जिन बच्चों की, वो बच्चे कैसे होते हैं? क्या सामान्य बुद्धि वाले बच्चे होते हैं? क्या प्रखर यानी प्रखर बच्चों को बोलते हैं प्रतिभाशाली? या उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं? या आपका प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं? बताएंगे आप लोग। तो इसमें कौन सा वाला आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। कैसे वाले बच्चे होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है वो बच्चे सामान्य बुद्धि वाले होते हैं। प्रखर ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि होती है 140 यानी कि 140 के बीच में जिनकी होती है वो होती है आपके प्रखर बुद्धि वाले प्रतिभाशाली। अगले प्रश्न को देखेंगे। आई एम मैम सी माई आंसर, आप आंसर दीजिए प्रिंस, तभी तो सी करूंगी मैं। हाँ तो ठीक है, सेकंड प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जो ये अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? यानी कि जो आपकी आरटीआई आई थी, ठीक है, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी आपकी, ये कितने साल के बच्चों के लिए आई थी? या क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आई थी? क्या 7 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए आई थी? कि 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए आई थी? या 6 से 12 वर्ष के लिए बच्चों के लिए आई थी? बताएंगे आप लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाली जो पॉलिसी आई थी कितने साल के बच्चों के लिए आई थी? हाँ जी, अब प्रिंस बता रहे हैं 6 to 12 डी। बताएंगे राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होती है और कितने वर्ष के बच्चों के लिए ये? हाँ जी, तो कितने वर्ष के बच्चों के लिए आई थी? 7 से 14 वाले वर्ष के बच्चों के लिए आई थी आपकी राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। कहा गया था कि आपकी कितने फर्स्ट से लेकर 8 तक बच्चों को किसी भी आधार पर क्लास से निष्कासित नहीं किया जाएगा स्कूल से, उनको चाहे उनके पास पैसे हो ना हो, सबको शिक्षा का अधिकार का अधिनियम होता है। किसके अनुसार? 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यही शिक्षा का अधिकार अधिनियम था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। हाँ जी, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे का क्या करना है, उसकी और वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है, तो कौन सी वाली विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी? क्या मनोविश्लेषण विधि होगी, क्या तुलनात्मक विधि होगी, क्या विकासीय विधि या सांख्यिकीय विधि? बताएंगे। एक बच्चे की वृद्धि वृद्धि यानी कि उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों के बारे में अध्ययन करना है, तो कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी होगी? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी हो सकती है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। हाँ जी, तो कौन सी वाली बुद्धि होगी आपकी? विकासीय बुद्धि होगी, यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आपका वृद्धि भी आती है, ग्रोथ भी आती है, और आपका विकास भी आता है। विकास में आपके सामाजिक पहलू, सामाजिक विकास भी आता है, ठीक है। आपका सामाजिक विकास भी आएगा, आपका नैतिक विकास भी आएगा, है ना। आपका नैतिक विकास भी आएगा। जितने भी आपके विकास होंगे, संज्ञानात्मक विकास है, सारे विकास आपके किसके अंदर आ जाएंगे? विकास के अंदर। और ये कौन सी वाली विधि होती है? ग्रोथ और विकास विकास विधि होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 4। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिनियम निर्धारित किया था, यानी कि जो उन्होंने सिद्धांत दिया था, किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इस अधिनियम में निर्धारित किया कि कौन सी बुद्धि, इनमें से कौन सा सही नहीं है? इसमें से हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि दी थी आपकी, इसमें से कौन सी वाली बुद्धि नहीं है? क्या स्थान संबंधी बुद्धि, क्या भावात्मक बुद्धि नहीं है, क्या आपकी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि नहीं है, या भाषात्मक बुद्धि नहीं है? बताएंगे आप लोग। हार्वर्ड गार्डनर ने 7 बुद्धि का जो अधिनियम दिया था, ठीक है, इसमें कौन सा वाला नहीं है? क्या भाषात्मक बुद्धि का नहीं बताया था उन्होंने? क्या उन्होंने स्थानिक बुद्धि का नहीं बताया था? क्या भावात्मक बुद्धि का नहीं बताया था? कौन सी वाली बुद्धि का इन्होंने नहीं बताया? हाँ जी, स्थान संबंधी बुद्धि का इन्होंने बताया था कि कुछ लोगों में होती है स्थानिक बुद्धि, और जिन लोगों में स्थानिक बुद्धि होती है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो क्या बनते हैं? वो अक्सर इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं। क्या बनते हैं? इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं, किसी स्थान की परख कर लेना। अंतर्वैयक्तिक होती है, एक होती है अंतःवैयक्तिक, यानी कि जो अपने अंदर की बात को समझ सके, ठीक है। एक होती है अंतर्वैयक्तिक, यानी कि दूसरे की मन की बात को समझने वाला। भाषात्मक बुद्धि वाले कौन होते हैं? या तो कवि बनते हैं, ठीक है, या नेता बनते हैं। ये भाषात्मक बुद्धि होती है। किस बुद्धि की बात नहीं की थी उन्होंने? तो भावात्मक बुद्धि कोई नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रिंकू का बिल्कुल आंसर, राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 5। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु उसकी कितनी है? 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? मानसिक आयु कितनी है? 4 वर्ष, और वास्तविक मानसिक आयु उसकी 4 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है उसकी? मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु उसकी 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इसमें क्या होगा? आपका मानसिक आयु कितनी है उसकी? 5 वर्ष, वास्तविक आयु कितनी है उसकी? 4 वर्ष मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 4 से काटेंगे कितने टाइम? 100 कितने टाइम कटेगा 4 से? 25 टाइम, ठीक है। और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे जब 5 में, तो 25 5 जा कितने होते हैं? 125। तो आपका कौन सा वाला सही है? उसकी जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी होगी? 125। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। दोबारा समझेंगे इस वाले। एक बच्चे की जो मानसिक आयु है वो 5 वर्ष है, और उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष है। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है MA/CA मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। तो मानसिक आयु कितनी है? 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितनी है? 4 वर्ष है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे इसमें। इसको हमने इससे काटा तो कितने 25 टाइम कटा? नहीं कटा, है ना। और 25 का मल्टीप्लाई हम 5 से करा तो 25 पंजे कितने होते हैं? 125, यानी कि 125। तो कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हुआ। बिल्कुल दीपक ने बिल्कुल सही बताया है।
ओके। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने बात कही थी? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसकी परिभाषा है? बी.एन. झा की है, स्किनर की है, डेविस की है, वुडवर्थ की है? बताएंगे आप लोग। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये बात किसने कही थी? हाँ जी, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये वाली बात कहने वाले कौन है? हाँ जी, बताएंगे। प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताएंगे कौन सा होगा? बिल्कुल, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये वाली बात कौन? स्किनर साहब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 7। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 या 6 में? बताएंगे। हिंदी अक्षरों को बच्चा कौन सी वाली आयु में पहचानने लगता है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, कौन सी वाली आयु में पहचानने लगता है? तो 5 वर्ष में, क्योंकि बच्चा लगभग यहाँ पे फर्स्ट वाली क्लास में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा वाला? सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 8। एलेक्सिया क्या होता है? एलेक्सिया क्या पढ़ने की संबंधी विकार होता है, लिखने संबंधी, या सीखने संबंधी, या सुनने संबंधी? बताएंगे आप लोग। एलेक्सिया कौन सा वाला? हाँ जी, एलेक्सिया किस संबंधी विकार होता है? बताएंगे आप लोग। एलेक्सिया बिल्कुल, एलेक्सिया कौन सा विकार होता है? तो एलेक्सिया होता है आपका पठन विकार। इसको एलेक्सिया भी कहते हैं, इसको बड़े भाई डिसलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया भी कहते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया भी कहते हैं। इसको ही पठन वैफल्य भी कहते हैं। क्या? पठन वैफल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या नाम हुआ? एलेक्सिया कहते हैं पढ़ने संबंधी विकार को, डिसलेक्सिया भी कहते हैं, पठन वैफल्य भी कहते हैं। तो एलेक्सिया क्या है आपका? पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लिखने से संबंधी विकार को कहते हैं डिसग्राफिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। एलेक्सिया पढ़ने से संबंधी अक्षमता। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या 0 से 2 होती है, 2 से 7, 7 से 11, या 11 से 15? बताएंगे आप लोग। जो पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, किस अवस्था है जो आपकी किस आयु तक मानी जाती है? हाँ जी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम अमूर्त अवस्था भी कह सकते हैं। क्या? अमूर्त अवस्था। ठीक है, इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और ये कब से कब तक होती है? तो ये 11 से 15 तक होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। ये कब से कब तक? 11 से 15 तक होती है। 7 से 11 होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और 0 से 2 होती है आपकी कौन सी? इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। तो अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक हुई? 11 से 15 वर्ष तक हुई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रियंका गुप्ता बिल्कुल सही बता रही हैं, पिंकी भी राइट आंसर बता रही हैं, रिंकू भी सही बता रहे हैं। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। गर्भ में बालक के विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? क्या 150 दिन लगते हैं, या 280, 390, या 460? बताएंगे। गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितना समय लग जाता है? हाँ जी, गर्भ में बच्चे को विकसित होने में कितना समय लगता है? दीपक बता रहे हैं बी बिल्कुल। कितना समय लगता है? 280 दिन, या इसको हम 9 माह भी कह सकते हैं। क्या? 9 माह भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने किया था अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन? पेस्टोलॉजी ने किया था, वॉटसन ने,
स्टेले हॉले या जेम्स सल्ली ने, बताएंगे किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। हाँ जी, बताएंगे प्रश्न नंबर 11 का आप बताएंगे किस मनोवैज्ञानिक अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, बताएंगे आप लोग। जी बिल्कुल, किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने किया था। किसने? पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है प्रियंका, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन पेस्टोलॉजी जी करते हैं। बालक का विकास कैसे होता है आपका? बालक का विकास कैसे होता है? क्या सिर से पैर की ओर होता है, या पैर से सिर की तरफ होता है आपका, या आपका दोनों से होता है आपका? इनमें से कोई नहीं, बताएंगे जो बच्चे का विकास है कैसे से कैसे किसकी तरफ? बताएंगे बच्चे का विकास किस से किसकी तरफ होता है? हाँ जी, बच्चे का विकास होता है आपका किससे? हाँ जी बिल्कुल, सिर से पैर की तरफ होता है, पैर से सिर की तरफ नहीं होता। ठीक है, किससे? सिर की पैर की तरफ होता है, और एक होता है मध्य से, मध्य से बाहर की तरफ। ठीक है, कैसे कैसे होता है? एक होता है बच्चे का विकास आपसे आपका सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ, और एक होता है किससे? मध्य से बाहर की तरफ। ओके, बिल्कुल। तो कौन सा वाला आंसर हमारा राइट होगा? हमारा आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, पैर से सिर की तरफ नहीं होता आपका, सिर से पैर की तरफ होता है, एक होता है मध्य से बाहर की तरफ। अगले वाले ऑप्शन पर चलेंगे, अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 13, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है विकास। ऑप्शन नंबर बी है सार्वभौमिक प्रक्रिया है क्या विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड है दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है, या ऑप्शन नंबर डी है आपका विकास वर्तुलाकार गति से चलता है। बताएंगे विकास के संबंध में कौन सा आपका गलत है? बताएंगे आप लोग डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा गलत है आपका? हाँ जी बिल्कुल, क्या सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास? बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, जो विकास होता है आपका सार्वभौमिक होता है। ठीक है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है, दिशा जो होती है सिर से पैर की तरफ चलती है, बिल्कुल सही बात है, जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ चलता है। क्या विकास वर्तुलाकार गति से चलता है? बिल्कुल विकास वर्तुलाकार गति से चलता है। ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। विकास विशिष्ट से सामान्य की तरफ न चल के सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। किसकी तरफ? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, गर्भकाल की अवस्था नहीं है, यानी कि गर्भकाल की कौन सी अवस्था नहीं है आपकी? क्या शैशवावस्था नहीं है, डिंब नहीं है, बीज कड़क नहीं है, या भ्रूणावस्था नहीं है? बताएंगे आप लोग
जो गर्भधान, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी कौन सी वाली अवस्था नहीं है, गर्भ की कौन सी वाली अवस्था नहीं है, बताएंगे आप लोग। जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कौन से वाले रूप में नहीं रहता। प्रश्न नंबर 14 का आंसर बताएंगे कौन सा वाला होगा। हाँ जी, ए, प्रियंका, लखवीर बता रहे हैं ए, बिल्कुल ए। ठीक है, तो कौन सी वाली अवस्था नहीं है, शैशवावस्था नहीं है। शैशवावस्था जब बच्चे का जन्म होता है, 0 से 2 वाली जो एज होती है वो शैशवावस्था होती है आपकी। डिंब, बीज कणक और भ्रूण, यानी कि ये वाली अवस्था कौन सी होती है आपकी, तीनों ही गर्भ की अवस्था होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। सेकंड है शरीर तथा हड्डियों का विकास कहलाती है। थर्ड है शरीर तथा हृदय का विकास कहलाती है। या ऑप्शन नंबर 4 है आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास कहलाती है। बताएंगे आप लोग मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है क्या। हाँ जी, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, बताएंगे आप लोग इसका आंसर प्रश्न नंबर 15 का। बिल्कुल, क्या कहलाएगी, प्रियंका ए बता रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्या कहलाएगी, जो मानव जीवन की सार्वभौमिक एकता क्या कहलाएगी, मन तथा शरीर का विकास ही क्या होती है, मनोभौतिक विकास होती है, मनोभौतिक एकता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है सबसे पहले क्या बनता है, क्या पैर बनते हैं, सिर, धड़ या सभी का, बताएंगे, या सभी एक साथ बन जाते हैं, बताएंगे गर्भ में सर्वप्रथम किस चीज का निर्माण होता है बच्चे की का। हाँ जी, बताएंगे आप लोग। अमित ए बता रहे हैं, नीतीश, दीपक, पिंकी, बताएंगे आप लोग सिर, गर्भ में सबसे पहले क्या बनता है, तो क्या बनता है, सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, हेड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है, आपके ये गलत है। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 206, 230, 270 या 320, बताएंगे जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। हाँ जी, कितनी हड्डियां होती हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी, कितनी होती हैं, 270 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करता है कब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 मंथ में, 8, 9, 3, बताएंगे बच्चा अपनी माँ को पहचानना कब स्टार्ट करता है। प्रश्न नंबर आप लोग किसका, प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बताएंगे। बिल्कुल, लखवीर डी बता रहे हैं, बच्चा अपनी माँ को 3 मंथ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 माह में पहचानने लगता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है। जो बच्चा होता है उसके मस्तिष्क का भार होता है कितना जन्म के समय, 300 ग्राम होता है, 350 ग्राम होता है, या आपका 400 ग्राम होता है, 450 ग्राम होता है, बताएंगे बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है जन्म के समय, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, लखवीर और ये आपका मीनाक्षी गुप्ता भी बता रही हैं, दीपक भी, पिंकी भी ए बता रही हैं, पिंकी, प्रियंका बी बता रही हैं। बिल्कुल, बालक का जो जन्म के समय जो होता है, शिशु का जन्म के समय जो मस्तिष्क का भार होता है आपका 350 ग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कल्पना जगत में विचरण कौन कौन करते हैं। शैशवावस्था वाली करते हैं, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव व किशोर दोनों करते हैं, बताएंगे कल्पना जगत में विचरण कौन करते हैं। ठीक है, हाँ जी, यानी कि
बस कल्पना, इमेजिनरी बहुत सोचते हैं, मतलब लंबा चौड़ा सोचेंगे, कल्पना जगत में कौन विचरण करते हैं, बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल। तो शैशव और किशोर, ये समझ लीजिए शैशवावस्था और किशोरावस्था की जो सारी आदतें होती हैं ना, एक जैसी समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, यानी कि शैशव व किशोर कल्पना जगत में ज़्यादा विचरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कब करता है? 5 ईयर, 2, 3, 4, बताएंगे बच्चा मुख्य रूप से रंगों की पहचान कब करता है? हाँ जी, बच्चा मुख्य रूप से कलर्स की पहचान कब करता है, बताएंगे। प्रश्न नंबर 21 का आप लोग आंसर मुझको बिल्कुल किस ईयर में करता है? तो 5 ईयर में करता है रंगों की पहचान। ठीक है, और क्या करता है 5 ईयर में ही? अक्षरों की पहचान करता है बच्चा। किसकी? अक्षरों की पहचान करता है, और 5 ईयर में ही कलर्स की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था का है? क्या क्या शैशवावस्था वाले बच्चे छोटे छोटे वाक्य और 3 पहियों की गाड़ी चलाते हैं? क्या ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था वाले, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था वाले चलाते हैं, या डी क्या आप लोग चलाते हो प्रौढ़ावस्था वाले? बताएंगे आप लोग। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल कौन सी वाली अवस्था में चलाई जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। कौन सा वाला होगा आपका? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, मम्मी, पापा, हैं तो कौन से वाले बच्चे चलाते हैं? शैशवावस्था वाले। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? यानी कि कौन किसकी तरफ बच्चा सबसे पहले आकर्षित होता है? क्या प्रकाश की तरफ होता है, क्या माँ की तरफ, क्या ध्वनि की तरफ, या भोजन की तरफ? बताएंगे आप लोग। निम्नलिखित में से बच्चा किस घटना की ओर सर्वप्रथम आकर्षित होता है? बी, ए भी बता रहे हैं कुछ लोग, और कुछ बी भी बता रहे हैं। हाँ जी, सर्वप्रथम बच्चा किस घटना की ओर आकर्षित होता है, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल। कौन सा वाला सही है आपका? बच्चा सबसे पहले माँ को पहचानने से पहले, ध्वनि से पहले किसकी ओर आकर्षित होता है? प्रकाश की ओर, लाइटिंग की ओर। बिल्कुल, छोटा बच्चा होता है ना 2-3 सप्ताह का, वो भी लाइट को देखता है। जब भी आंखें खोलेगा, जिधर लाइट जल रही होगी उधर ही गर्दन घुमा लेगा। तो बच्चा सबसे पहले किसकी तरफ आकर्षित होता है? प्रकाश की तरफ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 24। बच्चे की जो जिज्ञासा होती है उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दमन कर देना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी है शांत करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है उत्तेजित करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी है सक्रिय करना चाहिए? बताएंगे आप लोग। बच्चे की जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? अगर आप टीचर बन जाएंगे जब आप, और बच्चे आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, आपका स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे? उसका दमन करेंगे, उसकी इच्छा को शांत कर देंगे, या उत्तेजित कर देंगे, या सक्रिय ही रहने देंगे? बिल्कुल, दीपक भी बता रहे हैं ओनली, और आपका लखवीर भी बता रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। ठीक है, यानी कि क्या क्या करना चाहिए? बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी, 1987, 1979, या 1519? बताएंगे आप लोग। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बिल्कुल, कब हुई थी भारत में बाल विकास की शुरुआत? हुई थी आपकी 1930 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 16। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर
जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? क्या रुचियों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्या आवश्यकताओं का, असुरक्षा का या अभिवृत्ति का? बताएंगे आप लोग किशोरावस्था पर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता? बिल्कुल, किसका प्रभाव नहीं पड़ता? सी सी सी, बिल्कुल जो लोग भी सी बता रहे हैं, पिंकी डी बता रही हैं जी, बिल्कुल अर्चना बता रही हैं सी, पिंकी भी सी बता रही हैं। ठीक है, तो कौन सा वाला होगा? किसका प्रभाव नहीं पड़ता? असुरक्षा का नहीं पड़ता, रुचियों का भी पड़ता है, आवश्यकताओं का, अभिव्यक्ति का भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 27। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? चरित्र निर्माण में यानी कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था संबंधित है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था होती है ये। ऑप्शन नंबर बी है आधारहीन चेतना वाली अवस्था होती है, या आधारयुक्त चेतना वाली होती है, स्व केंद्रित अवस्था होती है। बताएंगे किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है निम्न में से कौन सी है वो बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर बिल्कुल बताएंगे, बी बता रही हैं पिंकी। ओके, लखवीर बता रहे हैं ए। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका। प्रताप बता रहे हैं डी स्व केंद्रित। नहीं भैया, चरित्र निर्माण में बच्चे से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? आधारहीन आत्मचेतना है। कैसे है आधारहीन आत्मचेतना? मतलब बच्चा चेतन तो रहता है, कौन सी वाली अवस्था है? क्योंकि बच्चे की अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, बच्चा चेतन तो रहेगा, लेकिन जब तक उसको आधार नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक बच्चे को बहुत सारी एजुकेशंस पढ़ाई जाती हैं इस वाली अवस्था में, जब तक वो सारी एजुकेशंस नहीं बताई जाएंगी, जब तक बच्चे को हर चीज़ के बारे में घर से नहीं पता चलेगा। अगर बाहर से सीखेगा बच्चा तो किसी बात को कहीं से भी कनेक्ट करके सीखता है, गलत सलत सीख लेगा। लेकिन बच्चा को जब तक आधार नहीं मिलेगा टीचर्स का, घर फैमिली वालों का, ठीक है, बच्चों को स्पेशल एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक बच्चे की जो अवस्था रहेगी वो आधारहीन आत्मचेतना रहेगी। चेतन तो बच्चा हर चीज़ को लेकर है, लेकिन आधारहीन हो जाता है चरित्र निर्माण में, क्योंकि बच्चा इसमें किसकी तरफ? विषम लिंग की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, विषम लिंग की तरफ आकर्षित होता है, चरित्रहीन वाली जो यानी कि आधारहीन आत्मचेतना वाली अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? यानी कि जो विकास होता है बच्चों में नई विशेषताएं, नई योग्यता विकसित करता है, यह किसका कथन है? क्या हरलॉक जी का है, क्या जेम्स ड्रेवर का है, क्या आपका मैकडूगल का है, या मुंड्रो का है? बताएंगे आप लोग। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं को विकसित करता है, प्रस्फुटित करता है, यह किसने कही है? जी बिल्कुल, क्या करता है? मेरी बात किसने कही है आपकी? किसने? हर लॉक ने कही है, यानी कि हर एक को लॉक कर देते हैं ये, जब नई विशेषता और नई योग्यताओं को लेकर जाते हैं तो हर एक को लॉक कर देते हैं, हर लॉक ने कही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं को जन्म होता है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था क्या एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह किसका कथन है? क्या ये जॉन और सिम्पसन का कथन है, क्या गैसल का है, स्टेनले हॉल का है, या फ्रीड फे का है? बताएंगे किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह किसका कथन है? बिल्कुल, स्टेनले हॉल ने दो बात कही है, ठीक है, स्टेनले हॉल ने दो बात कही है। पिंकी बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं तुम, ठीक है, पिंकी कुमारी भी सही बता रही हैं, ठीक है।
दीपक भी सही बता रहे हैं, यानी कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये स्टेनले हॉल साहब कहते हैं। एक और बात कहते हैं स्टेनले हॉल जी कि यह आंधी तूफान की अवस्था है। किसकी? आंधी तूफान की अवस्था होती है ये, ठीक है, आंधी तूफान की अवस्था होती है, यह भी स्टेनले हॉल कहते हैं। और एक नया जन्म और इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये वाली बात भी कौन कहते हैं? स्टेनले हॉल कहते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? बताएंगे। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ठीक है, और क्या है आपकी? सिद्धांतों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण भी होता है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन होता है। यह परिभाषा देने वाले कौन है? हेडो रिपोर्ट हैं, जीन पियाजे हैं, फ्रेडरिक ट्रेसी हैं, या आपके ELP हिल हैं। बताएंगे किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ठीक है, ये वाली बात कौन कहने वाले हैं? कौन कहने वाले हैं? ये वाली बात किसने कही थी? तो बिल्कुल जीन पियाजे ने कही थी। जीन पियाजे ने कहा था किशोरावस्था के बारे में, आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों का निर्माण होता है, साथ ही जीवन की सामान्य समायोजन भी करने लगते हैं। अर्चना बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं, लखवीर भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्रताप भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, 30 का जो लोग भी बता रहे हैं, पिंकी भी बिल्कुल सही बता रही हैं। ओके, तो क्या है आपका? किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, ये वाली बात कौन कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं, इन्होंने अवस्था का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? क्या शिक्षार्थी के भजन और ऊंचाई से नहीं होता है मानव विकास का संबंध? क्या आपका ऑप्शन नंबर 2 है आपका तर्क एवं निर्णय से नहीं होता है, स्मृति के विकास से नहीं होता है, अवबोध की क्षमता से नहीं होता है? बताएंगे मानसिक विकास, यानी कि जो मानसिक विकास होता है मनुष्य का, उसका संबंध किससे नहीं है? हाँ जी बिल्कुल, कौन सा वाला सही है? शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई, इससे मानसिक विकास का संबंध नहीं। तर्क, स्मरण का विकास, अवबोध, ये सब किससे संबंधित है? मानसिक विकास से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कौन सी वाली अवस्था में? क्या शैशवावस्था में, क्या बाल्यावस्था में, क्या किशोरावस्था के बाद, या प्रौढ़ावस्था में? बताएंगे मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कौन सी वाली अवस्था में सबसे कम होती है? हाँ जी बिल्कुल, बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही हो? बिल्कुल, शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है, देन उसके बाद बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर देन उसके बाद सबसे कम हड्डियां प्रौढ़ावस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 33। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? क्या वजन बढ़ाने की समस्या है, क्या शिक्षा की समस्या है, या समायोजन की है, या ऑप्शन नंबर डी है अच्छे परीक्षा परिणाम की देने की है? बताएंगे किशोरावस्था की प्रमुख समस्या। किशोर किशोर जो बच्चे होते हैं, यानी कि जो किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन सी वाली अवस्था में आती है? क्या वजन बढ़ रहा है इसलिए, क्या शिक्षा में, क्या आपका समायोजन में, या अच्छे परीक्षण के परिणामों में? बताएंगे बिल्कुल। किस में प्रॉब्लम होती है किशोरों को? तो भैया किशोरों को प्रॉब्लम होती है समायोजन में, वो कहीं भी समायोजन इतनी आसानी से नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? किशोरावस्था कैसी है? बड़े संघर्ष की अवस्था है, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? क्या स्किनर का है, क्या स्टेनले हॉल का है, क्या EL किलपैट्रिक का है, या थॉर्नडाइक का है? बताएंगे किशोर बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? हाँ जी, किसका कथन है ये? किसका कथन है? तो भैया ये है आपका किसका? पिंकी भी बता रही हैं, प्रताप सिंह भी बता रहे हैं, और ब्यूटी भी बता रही हैं। बिल्कुल किसका कथन है? ये है आपका स्टेनले हॉल का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? क्या 4 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं, 5 होती हैं? बताएंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बताएंगे आप लोग। कौन सा वाला सही है आपका? बिल्कुल, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं। 35 का 4, 5 अवस्था जीन पियाजे की। प्रताप ए बता रहे हैं, दीपक ए बता रहे हैं। बिल्कुल, कितनी अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अनुसार? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले होती है आपकी संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था। कौन सी होती है? संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। देन दूसरी होती है आपकी जो होती है 0 से 2, ठीक है। एक होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। कितनी? 2 से 7 वर्ष तक होती है। एक होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 तक होती है। एक होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कितनी 11 से लेकर आपकी 15 तक होती है, ठीक है। तो कितनी होती हैं जीन पियाजे जी के अनुसार अवस्थाएं? 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 36। इरेक्शन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है जो दोष भावनाओं की ओर ले जाती हैं उसको? बताएंगे कौन सी वाली बच्चे की अवस्था जो होती है इरेक्शन के अनुसार पहल बनाम दोषिता की अवस्था होती है? कौन सी वाली पहल बनाम दोषिता की अवस्था होती है? ये कौन सी वाली होती है? क्या 18 से 3 माह वाला बच्चा होता है पहल बनाम दोषिता वाला? क्या 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा पहल बनाम दोष अवस्था वाला होता है? या 6 से 12 होता है? या ऑप्शन नंबर डी है आपका किशोरावस्था वाला होता है? हाँ जी, तो कौन सी वाली अवस्था होती है ये? जो पहल बनाम दोषिता वाली अवस्था होती है ये होती है आपकी 3 से 6 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, बच्चा पहल करता है, हर चीज़ में पहल। मम्मी से पूछेगा ये क्या है, कौवे के बारे में 50 बार पूछ लेगा कम से कम, फिर तभी उसको डांट पड़ेगी ना मम्मी से, अरे बार बार पूछ रहा है, क्या पूछता रहता है, तो उसमें दोषिता उत्पन्न हो जाएगी। तो यही वाली अवस्था होती है पहल बनाम दोषिता वाली। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? क्या परिवार का वातावरण मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता बच्चे को? क्या ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक वातावरण? ऑप्शन नंबर सी परिवार की सामाजिक स्थिति? या ऑप्शन नंबर डी है परिवार की आर्थिक स्थिति? बताएंगे मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा वाला कारक आपका नहीं है? क्या परिवार का वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता? क्या धार्मिक वातावरण? क्या परिवार की सामाजिक स्थिति? या परिवार की आर्थिक स्थिति? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल बताएंगे आप लोग इसका आंसर। ओके, शिल्पी बी बता रही हैं, प्रताप डी बता रहे हैं, दीपक ए बता रहे हैं परिवार का वातावरण क्या बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? जैसे कि
परिवार में बहुत सारा झगड़ा होता है, ठीक है, परिवार का वातावरण है बिल्कुल अच्छा नहीं है, नीरस वातावरण है, कोई किसी से बातें नहीं करता, तो क्या इससे बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित नहीं होगा? क्या बच्चे को अगर माता पिता में कंटिन्यूअसली झगड़ा होता है तो उससे बच्चे का मानसिक विकास प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या बच्चे की जो सामाजिक स्थिति है, जिस समाज में बच्चा रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है, ठीक है, परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, तो क्या बच्चे को उससे प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या बच्चे का मानसिक विकास से प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। धार्मिक वातावरण, बच्चे का मानसिक विकास इससे ही प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट की है? नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट की है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्राइड ने या पावलोव ने? बताएंगे आप लोग, नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट की है? हाँ जी, नैतिक तर्क की अवस्था किसने स्पष्ट की है? बिल्कुल, किसने दी है नैतिक तर्क की अवस्था? ठीक है, कोहलबर्ग साहब ने दी है नैतिक विकास की अवस्था, या इसको नैतिक तर्क की अवस्था भी कह सकते हैं। एरिक्सन ने दी है मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। एरिक्सन ने कौन सा? मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। किसने किसने दिया है? एरिक्सन साहब ने दिया है। देन उसके बाद फ्राइड ने दिया है मनोलैंगिक सिद्धांत, और एक होता है मनो विश्लेषण सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये फ्राइड ने दिया है, ठीक है, ओके। और पावलोव ने दिया है आपका अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा? अनुबंधन का सिद्धांत दिया है किसने? पावलोव ने, ओके। तो तर्क, नैतिक तर्क की अवस्था कोहलबर्ग ने बताई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 39। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित, क्या कार्ल पियर्सन ने किया था, क्या मैकड्यूगल ने किया था, मेंडल ने किया था, या पावलोव ने किया था? एक तरफ एक ऑप्शन मेरी तरफ से भी लगा लो आप लोग, ई कि स्किनर ने किया था। बताएंगे किसने किया था चूहों पर प्रयोग? ई वाला ऑप्शन आप मेरी तरफ से लगाएंगे, स्किनर। बताएंगे आप लोग वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था? बताएंगे कार्ल पियर्सन ने किया था, या आपका मैकड्यूगल ने किया था, मेंडल ने किया था, या पावलोव ने किया था? बताएंगे आप लोग किसने किया था चूहों पर प्रयोग वंशानुक्रम से संबंधित? ई, हाँ जी, इसीलिए तो मैंने बताया था ई आपको ऑप्शन, कि कुछ लोग ई भी लगाएंगे। जल्दी बताइए, चूहों पर प्रयोग किसने किया था वंशानुक्रम से संबंधित? हाँ जी, बताएंगे आप लोग किसने किया था? स्किनर, दीपक, राहुल, पिंकी, ओके। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग किसने किया था चूहों पर? तो भैया वो किया था मेंडल साहब ने। किसने? मेंडल ने कहा किया था। इन्होंने क्या किया था कि जो भी चूहा जन्म लेता था उसकी पूंछ काट दिया करते थे मेंडल साहब, ठीक है। क्या किया करते थे? चूहे के पूंछ काट दिया करते थे, कि अगला हो सकता है चूहा जो जन्म लेगा वो पूंछ कटा पैदा हो, ठीक है, लेकिन वो पैदा ऐसा नहीं हुआ करता था। फिर एक और पैदा हुआ। तो वंशानुक्रम से संबंधित किसने प्रयोग किया था चूहों पर? तो मेंडल ने किया था, स्किनर ने नहीं किया था। स्किनर ने नहीं किया था, ठीक है। आता है आपका कि जैसे कि ये समझ लीजिए, बच्चा जो खुश रहना जानता है, अच्छे से रहना जानता है, इसमें कौन सा लक्षण नहीं है बच्चे में? क्या वो बच्चा खुश मिजाज रहता है? क्या वो सामाजिक है? क्या वो आसानी से चिढ़ जाता है? या उसका ऊर्जा स्तर काफ़ी अच्छा है? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है इसमें? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है इसमें से? बिल्कुल, खुश मिजाज भी रहता है वो बच्चा, सामाजिक भी है। अगर कोई बच्चा कैसा है, अच्छे से रहता है, सबके साथ हंसता बोलता है, तो वो खुश मिजाज सामाजिक तो होगा ही, उसका ऊर्जा स्तर भी अच्छा होगा, वो बच्चा आसानी से चिढ़ने वाला नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला करेंगे आपका प्रश्न नंबर 41। किशोरावस्था का प्रारंभ होता है आपका कब से?
10 वर्ष की आयु से स्टार्ट होती है, 16 वर्ष से होता है, 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होती है, या 18 वर्ष की आयु से किशोरावस्था स्टार्ट होती है? बताएंगे आप लोग किशोरावस्था की एज कौन सी ही होती है? प्रश्न नंबर 41 का आंसर बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट होती है, 12 से लगभग, कोई कोई 18 भी बोलता है, ठीक है, किशोरावस्था, कोई कोई 17 भी बोल देता है, कोई कोई 19 भी बोलता है। तो किशोरावस्था की एज जो होती है आपकी 12 से 18, 17 या 19 तक भी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का जो संप्रत्यय है वो किसने दिया था? क्या कार्ल रोजर्स ने दिया था, फ्राइड ने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था, या इवान पावलोव ने दिया था? बताएंगे आप लोग पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया था? बिल्कुल, किसने दिया था? क्या बताएंगे आप लोग पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न बताएंगे, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितर्य के विकास के समझने में सहायता की है? बताएंगे इस वस्तु स्थितर्य को समझने के लिए किसने सहायता की है? पियाजे ने, फेंगिस्टर ने, एरिक्सन ने, या वेलाक ने? बताएंगे बच्चों को वस्तु स्थितर्य के विकास को समझने में किसने सहायता की है? ए बता रहे हैं, ओके, ब्यूटी, दीपक, मधु, पिंकी, प्रताप। बिल्कुल, कौन सा वाला बता रहे हैं? ए, बिल्कुल बताएंगे कौन सा वाला है? बिल्कुल, कौन सा वाला होगा? पियाजे होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वस्तु स्थितर्य के संबंध में समझाया किसने है? तो पियाजे साहब ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने से उसका अनुकरण करता है, ठीक है, और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? दोबारा सुनेंगे प्रश्न। सूरज क्या है? बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है, जैसा बच्चा मुड़ता है वैसे ही मुड़ जाता है। यह बात बच्चे के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? क्या पराहम केंद्रीयता है उसकी, क्या केंद्रीयता है, क्या सजीव चिंतन है बच्चे का, या ऑप्शन नंबर डी है आपका वस्तु स्थितर्य है? बताएंगे सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, मुड़ने से मुड़ जाता है, उसका अनुकरण करता है, उसकी बात सुनता है। यह बालक किस ओर लक्षण है, कैसा लक्षण है बालक? ठीक है, बताएंगे डी बता रहे हैं वस्तु स्थितर्य। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका इसमें? बिल्कुल, सजीव समझना, सजीववाद की अवस्था कौन सी वाली होती है आपकी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है, ठीक है, और जहाँ पे बच्चा सजीववाद की बात करता है, ठीक है, यानी कि बच्चे की कोई साथ साथ चलता है। जैसे समझ लो बच्चा चल रहा है और वो गिर जाए और उसके घुटनों में चोट लग जाए ज़मीन से, तो ज़मीन को जैसे हम मार देते हैं तो वो खुद भी मारेगा कि इसने मुझे मारा है, मैं भी इसको मारूंगा, क्योंकि वो बच्चा हर चीज़ को सजीव समझता है। उसमें सजीववाद का संबंध होता है, जीववाद का संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? क्या स्किनर साहब ने कहा था, या बंजूरा ने कहा था ये, क्या नॉन चॉमस्की ने कहा था, या ईशी टॉलमैन ने कहा था? बताएंगे किसने दावा किया कि कुछ गुण जो होते हैं भाषा के वो जन्मजात होते हैं? हाँ जी, बताएंगे किसने कहा था? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, पिंकी, दीपक, प्रताप। बिल्कुल, कौन सा बता रहे हैं? सी
किसने कहा था? ये नॉन चॉम्स्की ने कहा था। उन्होंने बताया था कि बच्चे के जो दिमाग होता है ना, उसमें भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है, एक यंत्र होता है जो वो बच्चे लेकर पैदा होते हैं, तो भाषा जन्मजात होती है। ये बात कौन कहते हैं? चॉम्स्की साथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास की अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ होता है? ठीक है, यानी कि बच्चे, ऐसी कौन सी अवस्था है जब बच्चे का जो ध्यान होता है जननांगों की तरफ होता है? मुखी अवस्था में होता है, क्या गुदी अवस्था में होता है, क्या लैंगिक अवस्था में होता है, या प्रसूप्ति अवस्था में होता है? बताएंगे आप लोग। बच्चे का जो विकास है आपका, ठीक है, वो कौन सी वाली अवस्था में होता है, मतलब जननांगों की तरफ कौन सी वाली अवस्था में होता है? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, कौन सी वाली अवस्था में होता है? तो बिल्कुल लैंगिक अवस्था में होता है। बच्चे का जो ध्यान होता है जननांगों की तरफ होता है। रजनी बिल्कुल 46 का सी। पिंकी, ब्यूटी बता रही हैं। अर्चना सी बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग भी सी बता रहे हैं, लैंगिक तरफ होता है उसका, फ्राइड का, ठीक है, फ्राइड का, यानी कि जननांगों की तरफ किसका वो होता है? लैंगिक विकास होता है, ठीक है। जब जननांगों की तरफ बच्चे का ध्यान होता है तो बच्चे की कौन सी अवस्था होती है? लैंगिक अवस्था होती है। मुखी अवस्था होती है बच्चा जब मुख, बच्चे की जो कामुकता होती है मुख में होती है। बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, शैशव बच्चा होता है, जो उसकी कामुकता होती है मुख से स्टार्ट होती है। हर चीज़ को वो मुंह में देना पसंद करता है, बात बात पर अपने हाथों को मुंह में घुसा लेता है, क्योंकि उसको मज़ा आता है मुंह में हाथ देने में, अच्छा लगता है उसको। तो मुखी अवस्था कौन सी होती है? फर्स्ट वाली एज होती है। गोदी अवस्था, गोदी अवस्था होती है टॉयलेट ट्रेनिंग वाली एज, वही वाली आपकी 3 से 6 वाली होती है जो, ठीक है, बच्चे को टॉयलेट पॉटी यानी कि त्यागना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला है आपका 47। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? बताएंगे। वेशलर बुद्धि मापनी है, कौन सा वाला है आपका? अंक गणती है, सादृश्यता समानता है, शाब्दिक तर्क है, चित्र पूर्ति है? दोबारा सुनेंगे प्रश्न आप लोग। निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेशलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादित मापनी है? निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेशलर बुद्धि की मापनी है? तो बिल्कुल कौन सा वाला है आपका? चित्र पूर्ति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, हाँ जी, बाल मनोविज्ञान का खाली जगह सिद्धांत का प्रारंभ 5 से 6 वर्ष के अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि कौन कहता है कि बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत है वो 5 से 6 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, क्रांतिक अवस्था समूह या संज्ञानात्मक अवस्था समूह? बताएंगे आप लोग। कौन कहते हैं बच्चे का जो अनुभव है, ठीक है, यानी कि जो बाल विकास का सिद्धांत है 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित है? हाँ जी, कौन कहते हैं? बिल्कुल बी। कौन ओके, बी नहीं है आपका। मनोविश्लेषणवादी कौन कहते हैं? मनोविश्लेषणवादी यानी कि फ्राइड कहते हैं। कौन कहते हैं? फ्राइड कहते हैं कि बच्चे को मैं जो कुछ भी बनाना चाहूँगा, ठीक है, बच्चे का जो बाल विकास होता है ना, बच्चे का जो विकास होता है 90% जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, किसका? व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट 90% होता है 5 से 6 वर्षों के अनुभव पर, 5 से 6 वर्षों में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे 49वें पर। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसकी बुक है आपकी? प्रियर की है, सिन की है, डार्विन या स्टर्न? बताएंगे यह बुक किसने लिखी है? बिल्कुल, किसकी बुक है बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट? किसने लिखी है? तो आपकी किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ होता है? मानकीकृत परीक्षण का क्या विश्वसनीयता होती है? मानकीकृत परीक्षण में क्या आपकी वैधता होती है? क्या मानकता होती है? उपरोक्त सभी होते हैं? बताएंगे। हाँ जी, बताएंगे। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या होता है, यानी कि बताएंगे क्या उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता या मानकता या उपरोक्त सभी?
बिल्कुल, कौन सा वाला? डी, यानी कि जो एक अच्छा परीक्षण होता है, मानकीकृत परीक्षण का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल भी भेदभाव ना किया गया हो कहीं से भी, उसमें विश्वसनीयता भी होगी, वैधता भी होगी, मानकता भी होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मानकीकृत परीक्षण आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आज आपकी क्लास यही होती है। टॉप 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सब लोग पहले तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपकी जो भी वीडियो आए टाइम से मिल जाए। ठीक है, एक और क्लास है आपकी, अभी थोड़ी देर बाद होगी। कितने हो गए? 9:06 हो गए। 9:15 पे मिलेगी, यानी कि 9:15 पे मिलेगी वो क्लास आपको। किसकी? हिंदी की। ठीक है, किसकी क्लास मिलेगी अभी आपको? हिंदी की क्लास मिलेगी। किस पर? 9:15 पे मिलेगी। ठीक है, वो 9:30 बजे होने वाली थी, लेकिन हमारी ये क्लास टाइम से ख़त्म हो गई है। तो ये हम जो हिंदी वाली क्लास है 9:30 बजे की बजाय 9:15 से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि क्लास टाइम से तो भी ख़त्म हो जाएगी। उसमें कितने हम 16 से लेकर, हम उसमें 16 से लेकर 90 तक कर सकते हैं प्रश्न, या तो 16 करेंगे या 19 करेंगे। ठीक है, आप लोग 9:15 पर टाइम से अपनी क्लास में आएंगे सब लोग, हिंदी की क्लास में। ठीक है, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय। राधे राधे।